ओह, फिर कोई फायदा नहीं हुआ? आगे की भी भेजी है वो बाकी, लेकिन शेयर कर देना आप। शेयर 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 कर देना बाकी बच्चों को, सबको शेयर कर देना नोट्स। क्या? हाँ भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। वो भेज दें, लिंक ले लो भाई। नेहरू नगर में कोई रहता है क्या? नेहरू नगर के ईस्ट साइड की कोई सोसाइटी है क्या? कोई सोसाइटी होती है क्या नेहरू नगर? RWA, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, या कोई सोसाइटी नहीं होती है? कोई जानते नहीं? पापा से पूछना। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जहां आप रह रहे होते हैं वहां पे कुछ कलेक्टिवली रेजिडेंट सोसाइटी कुछ बन जाती है। ऐसी कोई सोसाइटी है तो? और कोई जानता है? कोई भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बताना। पूछ लेना, हो सकता है घर में किसी को बताओ। नेहरू नगर एक सोसाइटी में काम है, मतलब नेहरू नगर की एक जमीन है, उसको मुझे चाहिए। मिल जाएगी तो पार्टी। एक मिनट है। हाँ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। अच्छा, टीचर ने बोला। सही क्या है? नहीं बता। लॉरेंज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा नाम है ना, मैं बोलते जा रहा हूं। पूछना लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, तो मैं दूसरा आंसर बता रहा हूं, ये पूछ लेना। क्या है अपन, क्या है, हमने को भी एक एक नाम बताते रहेंगे हर बार। क्या? 2400 स्क्वायर फीट? जिस हाँ हाँ, शांत शांत, शांति शांति। अब स्टार्ट करते हैं, रख दो फोन। क्या फोन से ही मैसेज कर दे रहे हो? देखो, अभी ये एक आखिरी एग्जाम्पल और है। अरे बहुत बातें कर रहे हो।
हेलो, सामने सामने। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। बहुत ही आसान सवाल है ये, कुछ वैसा ही सवाल है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक शीट पे हम चार चिपका देते थे, फिर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा फील्ड हम निकालते थे, फॉर्मूला बनाते थे गॉस लॉ से। याद आया? गॉस लॉ याद आया? ठीक है। अभी हमारे पास एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ में हम लोग सरफेस नहीं बनाते, केवल एक पाथ बनाते हैं, क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो ये शीट को पहले देख लो। ये ऐसा इनफाइनाइट शीट है, जैसे इसका पूरा विड्थ इनफाइनाइट है और लेंथ भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो जैसे वॉल होता था ना, उसमें चार चिपका देते, अभी उसमें करंट फ्लो करा रहे ऐसे लेंथ के अलाउ, लेकिन विड्थ भी इसका इंफिनिटी है और लेंथ भी इंफिनिटी। समझ गए क्या? तो आप ऐसा अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इधर से देखेंगे तो आपको ऐसा शीट दिखेगा और इसमें करंट अंदर की तरफ ऐसा जा रहा है, लेकिन इसका पूरा विड्थ और अंदर लेंथ भी, लेकिन थिकनेस नेग्लिजिबल है। समझ गए ना? पतला ऐसे है, तो याद आ गया ना, ऐसा शीट होता था, बस इसमें शीट में चार्ज नहीं है, क्या है? करंट फ्लो करा रहे लेंथ के अलाउ। ऐसे सिचुएशन में हमको पूछा है इससे कोई आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड, यहां से ले लेता हूं, मतलब कोई आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, लेकिन इनफाइनाइट है। यहां पे लैम्डा की जगह मैं के लिख देता हूं। के को लिख दिया करंट पर यूनिट विड्थ। इसका मतलब जैसे अगर इसमें मैं एल लेंथ का विड्थ ले लूं तो करंट, इसमें जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा के इंटू एल। समझ गए? अगर मैं 3 मीटर का विड्थ ले लूं तो के इंटू 3 करंट हो जाएगा। समझ गए? अगर डीएक्स लेंथ ले लूं तो के इंटू डीएक्स करंट हो जाएगा। सेंस बना गया? ठीक है, तो ये ऐसे कोई भी कितना विड्थ ले रहे हैं, अभी ये पूरा इनफाइनाइट तक है, तो इसमें यूनिट विड्थ पे करंट कितना है? के, और फिर एक और यूनिट लेंथ लेंगे तो उसमें भी करंट के। समझ गए ना? जैसे करंट के का वैल्यू पर यूनिट विड्थ है। हमने थंब अंदर की तरफ रखा, राइट हैंड घुमाया तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। थंब अंदर रखा, राइट हैंड घुमाया तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैंने एक ऐसा क्लोज्ड लूप बनाया जिसमें ऐसे 4 पॉइंट बना देता हूं, 1 2 3 4। इधर गए 1 से 2, फिर जाएंगे 2 से 3, फिर जाएंगे 3 से 4, इधर जाएंगे 4 से 1। क्लोज लूप हो जाएगा। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, हमने बी मान लिया। नीचे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सिमेट्री से बी मान लिया। इस पूरे विड्थ का लेंथ एल मान लिया, मतलब लूप का जो फ्रेम बना है ना। अब इस लूप में चलने के लिए हम किधर से किधर जाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। क्लोज लूप हो जाएगा। ऊपर का 1 से 2 जा रहे हैं, लेंथ कितना है और मैग्नेटिक फील्ड क्या माना? तो बी डॉट डीएल का वैल्यू हो जाएगा बीएल। फिर 2 से 3 में 0, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट राइट में और हम चल रहे हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, और फिर तीसरे में हम जा रहे हैं लेफ्ट में, और 3 से 4 का रास्ता भी आ रहा है लेफ्ट में, और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है लेफ्ट में, यानी दोनों का डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो प्लस बीएल हो गया। और इधर फिर से 0 हो गया, इक्वल टू म्यू नॉट के एल। ये के एल क्या है? करंट एनक्लोज है। करंट एनक्लोज के एल कैसे है? ये जो फ्रेम है उसका लेंथ कितना लिया, तो उसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किस करंट की वजह से आएगा? ये हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। पोपट हो गया तुम लोगों का, समझ गए क्या? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है? केएल का नहीं होता, किसका होता है? पूरे शीट का होता है। याद आ गया क्या? गॉस लॉ लगाओ या एम्पियर्स लॉ, जो फील्ड होते हैं वो हमेशा सबके होते हैं, जो अंदर है और जो बाहर है, सबका मिला के नेट। चलिए, तो बी का वैल्यू क्या आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट जैसा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, म्यू नॉट के बाई 2। ठीक है, रिजल्ट याद कर लिया। इनफाइनाइट शीट दिखेगा, करंट कैरिंग, करंट पर यूनिट विड्थ के है भाग। अब देखो, 3 शीट बना दे रहा हूं ऐसे। हमने अलग अलग प्लेट बनाते थे और नेट मैग्नेटिक फील्ड में पूछता था, लेकिन वहां पे 2 तरह के प्लेट होते थे, कंडक्टर होता था प्लेट नॉर्मली, और नॉन कंडक्टर शीट होता था। याद आ गया? तो अभी इसमें नॉन कंडक्टर की तरह ही वो है, जो करंट हम देंगे वही रहेगा, अपने आप करंट रीडिस्ट्रीब्यूट। वहां पे चार्ज तो ऐसे फैल सकता था, ऊपर चला जाता, नीचे चला जाता था। यहाँ पे जैसा हम देंगे वैसा ही है, अदरवाइज नहीं। तो ये मान लो
इनटू द प्लेन करंट है, इसमें भी इनटू द प्लेन करंट है, यहां पे आउट ऑफ द प्लेन करंट है। इसका के दे दिया करंट पर यूनिट, इसको भी के दे दिया, इसको 2 के दे दिया, अलग अलग वैल्यू है। 3 शीट्स हैं, 4 जगह हैं, 1 2 3 4। हमको मैग्नेटिक फील्ड 1 पे निकालना है। 1 पे मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? तीनों बनाएंगे। ए अपना बनाएगा म्यू नॉट के बाई 2, बी अपना बनाएगा म्यू नॉट के बाई 2, सी अपना बनाएगा म्यू नॉट 2 के बाई 2। समझ गए क्या? तो हर एक का फॉर्मूला हमको पता है। रिजल्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो जितने भी डिस्टेंस पूछोगे सेम रिजल्ट लिख देंगे, बट डायरेक्शन देख के अब आंसर निकालेंगे कि सबका डायरेक्शन सेम आ रहा है या अपोजिट आ रहा है या कैंसिल हो गया, ऐड होगा। तो थंब रखा, पहले वाले की वजह से निकाल रहे हैं। थंब इनटू द प्लेन रखा, तो ऊपर की जगह पे राइट और नीचे की जगह पे, तो यहां पे टर्न राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये चारों एरो हमने किस प्लेट की वजह से बनाए? ए वाले की वजह से। ऊपर राइट और नीचे हर जगह लेफ्ट। अब बीच वाले प्लेट का देखो, बीच वाले प्लेट में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर राइट। इस प्लेट से ऊपर 2 जगह है, तो राइट राइट और लेफ्ट और लेफ्ट। ये म्यू नॉट के बाई 2 वाले रिजल्ट है। फिर तीसरे वाला देख रहे हैं, करंट आउट ऑफ द प्लेन है, तो ऊपर सब जगह लेफ्ट है, लेकिन 3 जगह ऊपर है, एक नीचे, तो लेफ्ट 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 और यहां राइट। अब यहां पे बी लिख देता हूं, यहां बी लिख देता हूं, यहां 2b लिख देता हूं। समझ गए क्या? ठीक है, अब रिजल्ट पकड़ते हैं। ऊपर 2 रिजल्ट बी और बी है और एक अपोजिट में 2b है। नेट फील्ड क्या हो गया? तो b1 का आंसर हो गया 0। अभी 2 पॉइंट पे देखो, ये तो b और 3b में से b कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 2 म्यू नॉट के बाई 2। समझ गए क्या? और डायरेक्शन ऐसे लेफ्ट लिख दिया, समझे? अब तीसरे वाली जगह बताओ, तो b है और फिर b है और 2b है, सब मिला के 4b, तो 4 म्यू नॉट के बाई 2 और डायरेक्शन लेफ्ट में। फोर्थ 0 हो गया, बस कहानी खत्म। बोलिए, समझ आया क्या? फॉर्मूला याद आया? मतलब याद हो गया ये? एक शीट होगा उसमें करंट पर यूनिट विड्थ के दिया होगा, तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट के बाई 2। इधर ध्यान दो, कितनी भी शीट हो, समझे? 2 ही चीजें, एक तो रिजल्ट याद रख लो, दूसरा राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल के फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करो। बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। फॉर्मूला जिसको याद है वो तो कई 1 सेकंड में कर लेगा। आखिरी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले हम लोग पढ़ लिए हैं। उस फॉर्मूले को आप भी घर में लिस्ट बना लेना और उसको हर दिन बार बार पढ़ना। सवाल इतना आसान आता है कि आप देख के दंग रह जाओगे, फिर भी लोग बहुत कम कर रहे हैं। इसका रीजन एक ही है कि वहां जब एग्जाम देने जाते हैं तो एक तो धक धक करने लगा, दम निकली रहती है, ऐसा लगता है ये गड़बड़ ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए। उस चक्कर में आसान आता हुआ सवाल भी हवा बना लेते हैं दिमाग में और फॉर्मूले भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन इतना भी लल्लू नहीं देगा कि आपको स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो तुम ढूंढ रहे हो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर मिल जाए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं देगा, कम से कम 2 वायर तो लगाएगा। लेकिन 2 वायर तक तो पहुंचोगे तब जब एक वायर का फील्ड याद हो, घबराहट में एक ही फील्ड भूल गए। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल हम क्लास में कर रहे हैं उनमें से कोई भूल रहे हो तब तो लल्लू हो तुम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज के लिए बाय-सेवर्ट लॉ लगा सकते हैं, नहीं तो इफेक्टिव करंट निकाल सकते हैं। बच्ची इधर ध्यान दो, बातें मत करो। एक चार्ज Q है जो कि चल रहा है, हमने पहले एक बार पढ़ा था कि चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो उसी चलते हुए चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं। इससे पहले किसका लिख रहे थे? करंट का, क्योंकि करंट भी, बट चलते हुए चार्ज और करंट में क्या डिफरेंस है कि चार्ज अगर चल रहा है तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है। मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, चलने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही। और करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं। तो चलते हुए चार्ज का केवल, तो वायर के चारों तरफ आपको क्या दिखेगा? मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज के चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ दिखेंगे। समझ गए क्या? ठीक। बट हम लोग देखेंगे ये सब मिथ्या है कुछ देर के बाद, ये सब झूठ है।
असली कहानी कुछ और ही है, ठीक है, असली में कुछ और ही हो रहा है, वो भी समझेंगे। वेलोसिटी v से चल रहे, आर रेडियस पे पहुंच गए, यहां पे पॉइंट पी है, डिस्टेंस आर पे पॉइंट पी है, हमें पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड बताओ पी पर। फॉर्मूला हमारा बायो-सेवर्ट लॉ होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, याद नहीं है? आई की जगह क्या लिख दिया और डीएल की जगह क्या लिख दिया, बस यही फॉर्मूला आप वापस चिपका दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, समझे क्या? ठीक है, एक आर कट गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। डायरेक्शन अलग से निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं, वी क्रॉस आर करेंगे, अंदर की तरफ चला जाएगा। या इसको करंट कैरिंग वायर की तरह मान लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो थंब रख दिया ऐसे ऊपर की तरफ, राइट हैंड घुमाया तो फिंगर्स किधर जाएंगे, इनटू द प्लेन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको थंब दिख रहा है ना ऐसे, अभी राइट हैंड रूल पे कंट्रोल हो रहा है, कुछ हाथ घुमा पा रहे, क्योंकि आगे मामला जहर है, अभी देखिएगा फिर यही चालू हो जाएगा, देखना अभी देखना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज का फॉर्मूला आ गया, दो एग्जांपल करते हैं। ये फॉर्मूले में हम लोग पुराना वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे और उससे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी आंसर निकाल सकते थे, ध्यान देना। मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये dt टाइम में कितना आगे चला जाएगा, तो आप कहेंगे जी इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस v dt को मैं dl मान लेता हूं, ठीक है, तो हमारा ऐसा लगेगा कि चार्ज मूव कर गया dt टाइम में, ये dq चार्ज है या q चार्ज है, तो इसका इफेक्टिव करंट मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए आई हो गया, चार्ज चलता है तो इफेक्टिव करंट क्या हो गया, आई, ऐसा मान लेते हैं, फिर आई का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो बोलो अगर करंट कैरिंग छोटा लेंथ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डीबी इक्वल टू बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू। ये क्या क्या मजाक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, फिर डीएल की जगह लिख दिया तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई की जगह लिख दिया डी क्यू बाई डी टी, और यहां पे लिख दिया वी डी टी क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब ये dt से dt हटा दिया, आ गया, बट यहां तो dq लिखा है, तो यहां भी क्या लिखा है, अगर dq छोटा चार्ज है और पूरे चार्ज का फील्ड निकाला, पूरा चार्ज भी तो वही है जहां dq है, समझ गए क्या? तो इधर b लिख देंगे, इधर dq की जगह q। तो ऐसे हम लोग फील्ड नहीं, जुगाड़ से थोड़ा करंट बना लिया dq बाई dt, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, दो तरीके से कर सकते हैं, एक सचमुच इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा, या फिर आपको पुराना पढ़ाया हुआ जो फॉर्मूला है, जो करंट वाले फॉर्मूले हैं, उन्हीं करंट में चार्ज के रिस्पेक्ट में करंट का वैल्यू बना के फिर लगा देंगे तो आंसर आएगा। तो एग्जांपल देखो, इन्हीं दोनों में से कोई सवाल एक बन सकता है, ये वाला ही आ जाएगा। एक चार्ज Q है जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। दो तरीके हैं हमारे पास करने के, एक आप अगर ये कहे कि ऐसा तो हमने सर्कल वाला सवाल ऑलरेडी किया, लेकिन वहां पे चार्ज नहीं चलता था, करंट फ्लो करता था, तो करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, ओए म्यू नॉट आई बाय, ये याद आ गया? नहीं याद है, म्यू नॉट आई बाय 2r हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे, बट यहां पे तो करंट आई है नहीं, तो आप ये बोल दो कि ये चार्ज क्यू कितनी देर में पूरा घूम जाएगा, उसी टाइम से डिवाइड करेंगे तो करंट होता है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो बताओ एक चार्ज को पूरा क्यू को एक राउंड घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमने लिखा 2 पाई बाई ओमेगा, लग रहा है लल्लू निकले, 2 पाई बाई ओमेगा, समझ गए? ये टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड दिया हुआ ओमेगा। तो करंट का वैल्यू क्या आ गया,
अब आपको इस सवाल में आई की जगह क्या लिख देना है? तो करंट का आंसर लगा दिया Q ओमेगा बाय 2 पाई, तो 4 पाई R ऐसे हो गया। एक आंसर आ गया, मतलब मेथड ये हो गया। दूसरा तरीका, हम लोग कहते हैं कि जी हमें नहीं पता ये करंट वाला फॉर्मूला, हम तो चार्ज वाले फॉर्मूले से ही करेंगे, क्योंकि अभी अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बता दिया। तो बोलो यहाँ पे आर रेडियस पे पार्टिकल ओमेगा से चलेगा, तो उसका वेलोसिटी का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, आर ओमेगा हो जाएगा। आर ओमेगा वेलोसिटी दिया नहीं था, हमने निकाल दिया। अब बताओ, कोई चार्ज की वेलोसिटी v से चले तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ओ पे, ओ कितना दूर है? वेलोसिटी से कितना एंगल पे है रेडियस? तो एंगल भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है। फॉर्मूला तो क्या था मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट बाय 4 पाई, आगे क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आंसर आ गया, समझ गए क्या? फिर भी ये वाले मेथड से करना फायदेमंद ज्यादा होता है। उसका लॉजिक ये है कि करंट वाले बहुत सारे केस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो करंट वाले जो केस हमने किए हुए हैं उसी केस से मिलता जुलता सवाल आया, तो करंट को क्यू के टर्म्स में रिप्लेस करने की कुछ, करंट वाला फॉर्मूला हमें पता है, समझिए क्या? कोशिश करते हैं, अभी 2 सवाल और कराता हूं, एक ही और कराता हूं, चलो। इनफाइनाइट रॉड है लेकिन करंट कैरिंग वायर नहीं है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा का इनफाइनाइट रॉड है। मुझे बताओ, इस चार्ज लैम्डा वाले रॉड के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, क्या आंसर आएगा? नहीं नहीं, इनफाइनाइट है। 2k लैम्डा बाय आर, नहीं आता है? यही था, 2k लैम्डा बाय आर। आर डिस्टेंस पूछा, 2k लैम्डा बाय आर। ये कैसा रॉड है? इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज ही चार्ज है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन चार्ज अगर चलने लगे, देखो चलाया किधर, समझे आएगा? समझ में आया कैसे चला रहे हैं? v वेलोसिटी से लेंथ के अलोंग चला रहे हैं, तो चलता हुआ रॉड हो गया। तो आपको लग रहा है अरे ये तो करंट कैरिंग वायर जैसा हो गया, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में क्या होता था? चार्ज चलता था, तो चलते हुए चार्ज से ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनता था। तो बताइए, अगर ये करंट आई होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता? अरे इनफाइनाइट है लल्ला। हाँ हाँ, उतना ही बोलो ना, क्यों कंफ्यूज होते हो? अगर करंट आई होता तो आंसर क्या होता? ये आंसर हमें पता है, बट इस सवाल में तो करंट का वैल्यू ही नहीं दिया, इसमें तो लैम्डा चार्ज को v वेलोसिटी से चला रहे, तो उससे कोई इफेक्टिव करंट बनेगा कैसे निकाले? अब इस फॉर्मूले जो बनेगा ना, उस पर ध्यान देना, उसका यूनिट पकड़ना, उससे हम लोगों को कई और जगह भी फायदा हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा है लैम्डा डेंसिटी का चार्ज का रॉड है और v वेलोसिटी चल रहा है। तो अगर मैं बोलूं टाइम t पे dt पे क्या चलेगा? इन टाइम dt डिस्प्लेसमेंट dl विल बी v dt। लग रहा बहुत मुश्किल बात लिखी है। वेलोसिटी v से चले तो dt टाइम में कितना खिसक जाएगा? v dt। अच्छा, वो dt टाइम में जितना चला जाएगा वो dl लेंथ है, तो चार्ज ऑन लेंथ dl कितना हो जाएगा? करेक्ट। करंट का फॉर्मूला अगर पता लगाना है तो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चार्ज की जगह dq की जगह क्या लिख देंगे? लैम्डा dl, dl की जगह क्या लिख दिया? अपॉन, क्या आंसर आया करंट का? लैम्डा इंटू वी आ गया। अब ये हमारा करंट इसमें रखना है मुझे, आंसर मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा? समझे क्या? ऐसे कर देते हैं। वही लिख दिया है क्या? तो लिख ही दिया है, बोले यही होगा, इसलिए नहीं दिख रहा उसको। ठीक है, चमकदार देखो। हम्म। और भी सवाल बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हैं भाई, लेकिन पहले ये तो डाइजेस्ट करो। समझ में आया क्या?
चलता हुआ चार्ज भी करंट है, घूमता हुआ चार्ज भी। अब देखो सवाल कैसा पूछते हैं, आपने कभी बोर्स मॉडल पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो? उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी ऑर्बिट में, उसके स्पीड का फॉर्मूला हमको पता रहता है। स्पीड का जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक एटम में, उसके स्पीड का कोई फिक्स फॉर्मूला है, किसी को पता है? वो तो एनर्जी का है बच्ची, Z²/n² तो एनर्जी का है। उस वो हाफ mv² है। अब बताओ v का आंसर क्या होगा? मतलब Z²/n² तो हाफ mv² का आंसर है, तो v का आंसर क्या होगा? Z/n × 2। हाँ, वो ऐसे होता ही भी है, C/127 इंटू Z/n। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि कौन से ऑर्बिट में घुमा रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट में घुमा रहे हो, सेकंड ऑर्बिट में, कुछ समझ में आ रहा है ना? उसमें बीच की ऑर्बिट नहीं होती। जैसे हम लोग जब ग्रेविटेशन में सैटेलाइट छोड़ते हैं तो हर ऑर्बिट पॉसिबल है। तुमको कहां पे बिठाना है सैटेलाइट को, कहीं भी बिठाओ। तुमको 50 किलोमीटर बिठाना, 50 पे बिठाओ, 100 पे बिठाना, 100 पे बिठाओ। तुमको 150 बिठाना, 150 बिठाओ, 151 पे बिठाओ, 152 किलोमीटर पे बिठाओ, जहां मर्जी सैटेलाइट को बिठाओ। लेकिन हाइड्रोजन एटम में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमता नहीं, वहां पे एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता, उसी ऑर्बिट में घूमता। ये पढ़ाया गया होगा आपको कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, बहुत खतरनाक रूल है। अभी यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे आप लोग ना, उसका फायदा हो जाएगा आपका। एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना भी आपका झंडू है, 12th में है हमारे फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक पढ़ाएंगे तो एकदम स्ट्रांग हो जाता है, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला मान लो हमको आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। और हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी नहीं पूछते, बोलते सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चार्ज पता चल गया, और किस स्पीड से घूम रहा है वो भी फॉर्मूले में है, वो बोर्स मॉडल में है, वो भी याद रखना है। लेकिन मान लो याद हो जाए, सर बहुत मान रहे हो, इतना कैसे हो जाएगा? तो यही आंसर आ जाता है, ये वाला, ये वाला। चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन, समझ गए क्या? मतलब आपको ये लगेगा सर ये कैसे सवाल पूछ लिया, मैग्नेटिज्म तो है नहीं, वो तो बोर्स मॉडल में पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये तो गलत बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें आता नहीं। आप देख लो, सर्कल में घूमता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले में रख देंगे वेलोसिटी की जगह चार्ज के वेलोसिटी का वैल्यू। तो वेलोसिटी कहां से लाएंगे? वो बोर्स मॉडल में सिखाई गई है। रेडियस कहां से लाएंगे? वो भी बोर्स मॉडल में सिखाया गया है। तो चार्ज कहां से लाएंगे? वो तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज पता है भाई, μ0/4π कहां से आ जाएगा? वो मैग्नेटिज्म में पढ़ा दिया। तो थोड़ा रिलेट करना, एक चैप्टर का सवाल दूसरे में पूछ रहे हैं ऐसे। चलिए, हाँ चलो यहां पे ही लिख देते हैं, फील्ड वाला कहानी खत्म हो गया। पार्ट नंबर 2 क्या है? और फिर पार्ट नंबर 3 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर, बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट बहुत ही लल्लू है। फील्ड में तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने हाँ 3 के एग्जाम्पल करे, एक स्ट्रेट वायर का, सर्कल का, सोलेनॉइड का, ये हमारे मेन हो गए। सोलेनॉइड आ गया तो हमको टॉरॉइड का भी एक लल्लू छाप रिजल्ट भी आ गया। फिर हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ लिया तो हमको सिलेंडर का रिजल्ट आ गया। सिलेंडर में भी एक हॉलो सिलेंडर था, एक सॉलिड था, और फिर उसके बाद एक शीट, यानी कि के μ0k/2 वाला, μ0k/2। ये मेन 6-7 रिजल्ट हमने 5-6 रिजल्ट कर लिए। उसके अलावा भी कुछ 1-2 रिजल्ट मैंने याद कराने की कोशिश किया कि 2 पैरेलल वायर्स हैं और उनके परपेंडिकुलर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, तो आपको H और A के टर्म्स में आंसर, ऊपर H नीचे A² + H² है, और करंट अपोजिट कर दे तो ऊपर A और नीचे A² + H²। कुछ याद आया क्या? ठीक है, और भी कॉम्प्लेक्स केसेस हो सकते हैं लेकिन वो हमारे उसमें नहीं आते, एडवांस में आते हैं। ये तो 5-6 एग्जाम्पल याद कर लिए। अब हम लोग बात पढ़ेंगे फोर्स की।
फोर्स में भी मामला दो में ही खत्म हो जाएगा, एक फोर्स ऑन चार्ज और फोर्स ऑन वायर, क्योंकि चलते हुए चार्ज ही मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में चलते हुए चार्ज पर ही फोर्स लगा सकते हैं। रुके हुए चार्ज पे फोर्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो मैग्नेट बनता ही नहीं है, रुका हुआ चार्ज मैग्नेट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स। मैग्नेट को कभी लकड़ी पे फोर्स लगाते देखा? कभी लकड़ी का मैग्नेट बनते देखा? कि एक लकड़ी लिया, घिस घिस के मैग्नेट बना दिया, ऐसा होता है क्या? तो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जनरेट करने के चार्जेस नहीं है। तुमने लेकिन ऐसा देखा होगा कि मैग्नेट आयरन पर फोर्स लगा लेता है, और तुमने ये भी देखा होगा कि आयरन मैग्नेट भी बन जाता है। समझ गए क्या? आयरन को सफिशिएंटली अमाउंट ऑफ टाइम पे के लिए मैग्नेट के पास रखिए, वो खुद मैग्नेट की तरह। तो जिसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकता है, मैग्नेट उसी फोर्स। तो चलता हुआ चार्ज क्या है? खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेट है। तो चलता हुआ चार्ज मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चलते चार्ज पे फोर्स लगेगा। करंट कैरिंग वायर क्या कर रहा था? वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। तो वायर को अगर किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इनके बीच में फोर्स जनरेट हो जाएगा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? वो कोई भी बना है, हो सकता है दूसरा वायर बना रहा हो सकता है चलता हुआ चार्ज बना रहा हो सकता है कोई मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट, वो बना रहा हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी उसकी चिंता नहीं कर रहे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि दुनिया में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें मैंने एक चार्ज को चलाया और चार्ज पर फोर्स लगने लगा। किसने लगाया? जो फील्ड बन रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, जो ऑलरेडी थी, उसने लगाया। समझे क्या? तो किसी बार मैग्नेट के सामने चार्ज को चला देंगे तो बार मैग्नेट के फील्ड की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगने लगेगा। उल्टा भी ट्रू है। तो कितने केस करेंगे? चलते चार्ज के ऊपर फोर्स और करंट कैरिंग वायर। करंट वायर में करंट है तो वो भी तो चलता ही हुआ चार्ज है। समझ गए क्या? बट ये जो चार्ज चलते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग सकता है, और लेकिन हम केवल कौन से फील्ड में चलाएंगे? तो फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा तो समझे क्या? तो दोनों फोर्स लगेंगे। लेकिन फिर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे ये सब मोह माया, मिथ्या है, सब झूठ है। कोई फील्ड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक नहीं है, और हर फील्ड ही। तो ये अभी समझ जाएंगे कि अरे ये सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, सब एक ही है। देखो देखो देखो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज होना जरूरी है, ठीक है, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक, तो हमने लिखा अ चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी v in external magnetic field B। इमेजिन करो, वरना खत्म हो जाएगा ये चैप्टर बहुत जल्दी। एक चार्ज को फेंक दिया, कहां फेंक दिया? जहां पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड था। किसका मैग्नेटिक फील्ड था? किसी और मैग्नेट का था। वो दो चार मैग्नेट रखे हुए थे, उनका मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बन रहा था, उसमें चार्ज चल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए? फोर्स ऑन द चार्ज मूविंग इन। बट चार्ज को केवल रखा हुआ तो फोर्स नहीं लगता। चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि चार्ज अगर चलेगा ही नहीं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी आएगी ही नहीं पिक्चर में। समझ गए क्या? रुका हुआ चार्ज क्या है? वो सिंपल चार्ज है, और चलता हुआ चार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो फिर इंटरेक्शन मैग्नेटिज्म वाला आएगा। तो चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी v इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड v। तो देखिए एक चार्ज चल रहा है v वेलोसिटी से, और यहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b है। याद रखिएगा, ये चार्ज ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय दिस चार्ज, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। समझ गए? यहां पे है पहले से, और चार्ज हमने चला दिया, तो ये चार्ज को ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? कोई फोर्स लगाएगा। बस उतना ही सीखना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। इसका वैल्यू क्या है हमको मतलब नहीं, कोई भी कोई वैल्यू है। ये वेरिएबल है कि मतलब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा। जिस पॉइंट पे अभी चार्ज है वहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है। ये आगे चलेगा तो हो सकता है वैल्यू बी1 हो जाए, तो बी1 के हिसाब से फोर्स लगेगा। बी2 हो जाएगा तो बी2 के हिसाब से लगेगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगा। जिस मोमेंट पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, उसी मोमेंट का फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स का
QVB साइन थीटा। दिखा क्या? बच्चे लोगों बातें नहीं, इधर ध्यान दो। बात के लिए लाइफ पड़ी है, बहुत बात। फोन नंबर ले लो ना आपस में, रात में फोन किया करो एक दूसरे को। कैसी हो? अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूं। है नंबर तुम लोगों के पास सबका? आपस में सबका नहीं है? अच्छा, ये आइडिया ही कभी नहीं आया। लगता था क्लास में ही कर सकते बात। अरे घर पे करो ना आराम से बात। हॉस्टल में रहते हो क्या? हॉस्टल में तो नहीं रहते हैं, पीछे दो और आगे वाले दो नहीं ना? हाँ तो फोन नंबर ले लो, फिर क्या, बात कर लो। QVB साइन थीटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट कर रहे, देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये आगे का कहानी है। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फोर्स का डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता था भाई? एक तो होता था राइट हैंड रूल, क्योंकि वेलोसिटी दिया है, मतलब फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी। तो आपको राइट हैंड के फिंगर्स को किधर से किधर घुमाना है? वी से बी। तो अगर वेलोसिटी ऐसे दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर दे दिया, और पूछा बताओ ये चार्ज चल रहा है, ऐसे फेंका है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर राइट की तरफ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस मोमेंट? तो आपने बोला वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स घुमा लो। समझ गए ना? वेलोसिटी का जो एरो है उसके ऊपर सरकते हुए ऐसे हाथ घुमाओ, और फिंगर्स को ऐसे घुमाओ कि वो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ जाए। तो थंब किधर आ गया? इनटू द। या फिर वी क्रॉस ऐसे करोगे तो भी ये जो सेंस है, क्या सेंस दिख रहा है? ये क्लॉकवाइज है, राइट हैंड के फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाओ तो आपको थंब किधर जाते हुए दिख रहा है? इनटू द प्लेन। राइट हैंड रूल। समझ गए क्या? अच्छा, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। राइट हैंड ही करना होता तो फ्लेमिंग का राइट हैंड की करते, तो हमारे हमने कर ही लिया अपना वाला राइट हैंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है भाई। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर क्या काफी मास्टरपीस बन गया क्या? इससे एक बात तो पता चल गई कि तुम मुझे बिल्कुल ही लल्लू मानते हो, ऐसे फोटो में ताली बजा रहे। क्या सर आपने बना दिया, मतलब कमाल। चलिए जी। हाँ, तो ये रूल में क्या है? लेफ्ट हैंड रूल है। रूल का नाम है FBI। FBI समझते हो? बहुत अंग्रेजी पिक्चर में FBI का नाम आता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल है, लेकिन F मतलब फोर्स हो गया, फील्ड नहीं है फोर्स है। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और I क्या है? लेकिन करंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए? कौन से चार्ज की? क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में चलता हुआ मानता है? जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ गए क्या? तो वेलोसिटी दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज दिया, अरे यार इससे करो और आंसर उल्टा लिख देना बाद में। समझे क्या? चलो कोशिश करते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको ये समझ में आ रहा है ना? है सबका लेफ्ट हैंड है भाई? अब पेन पेन से लिखो, थंब पे लिखो F। लिखो लिखो, पेन निकालो ना। लिख दिया? FBI लिखो ना, अभी पूरे क्लास में काम आएगा, और जो ऑनलाइन है वो भी लोग लिखे। FBI लिख दो इसमें, FBI। हाँ, टैटू करा दिया, उंगली काट के भेजेगा अंदर एग्जाम में। हो गया? अब आप इसमें देखो, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो आपका थंब फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में, और करंट वाला आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ऐसे आ गया।
ये रहा, ये भाई मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और वेलोसिटी वाला जो फिंगर है वो करंट वाला, समझ गए क्या? तो थंब किधर जा रहा है? ये तुम्हारे तीनों एक ही प्लेन में ही है, ऐसे नहीं लगाना है। ओ सर ऐसे ही लग रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। हाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भाई, तो क्या बात कर रहे हो? लेकिन इसकी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, वरना एग्जाम में होता नहीं, और थोड़ा भी मिस्टेक होएगा तो आंसर अलग आएगा। वी क्रॉस भी करें, ठीक है, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैं थोड़ा कहता हूं आप अवॉइड करिए, क्योंकि सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है, तो किससे पहला अटेम्प्ट किससे लो, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से तुरंत ही होएगा। इसमें 3 फिंगर्स को लगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये इधर है, ये इधर है, फिर ये उधर है, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है। समय की कमी है, जल्दी पकड़ना है। वी क्रॉस भी किया थम अंदर, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। हाँ। अरे उसमें बना हुआ था, चलो मास्टरपीस हटा देते हैं। चलिए इस फोटो में बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फील्ड इनटू द प्लेन है, फील्ड ही अंदर है। अरे फील्ड वाला फिंगर अंदर की तरफ रखो ना, ऊपर फिंगर फिंगर चार्ज लेकिन नेगेटिव है, फील्ड इनटू द प्लेन है, और वेलोसिटी ऊपर है। फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है। सर राइट। आप अगर वी क्रॉस बी करें तो आंसर बड़ा आसानी से आ रहा है। ये वेलोसिटी है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाना है, फिंगर राइट हैंड के घुमाओ, राइट हैंड के फिंगर्स। वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दो ही तो ऑप्शन है, ऊपर से या अंदर की तरफ घुमाओगे या ऊपर से बाहर की तरफ घुमाओगे। इसमें अंदर की तरफ है, ये गया, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो चार्ज नेगेटिव है तो जो तुम्हारा आंसर आया उसका अपोजिट बोल दो। ये आ रहा है लेफ्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट में फोर्स का आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या? इसमें हाँ, अरे देखो वेक्टर में क्यू वी क्रॉस बी है, अब माइनस साइन लगाओगे तो वेक्टर में नेगेटिव साइन लगाने से क्या होता है? वेक्टर पलटता है, डायरेक्शन ही तो बदलता है। चलो बताओ। बिल्कुल, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दिख रहे क्या? वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये दो वेक्टर है, और वी क्रॉस भी कर दीजिए, तो थंब इसी प्लेन के, तो परपेंडिकुलर दिखा गया। बट यहां पे चार्ज क्यू है, तो जो डायरेक्शन आया वही डायरेक्शन है। समझ गए? हाथ ना टूट जाए, क्रॉस प्रोडक्ट करो। हाँ किधर आ रहा है? ऊपर। वाह क्या आंसर बताया, वाह वाह वाह। बोलो बोलो। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एरो बनेगा। लल्लू लोगों पहले तो यही सीख लो, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो वेक्टर है उनके परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? यही लाइन तो है, तो इसमें या तो नीचे बना लोगे ऊपर बना लोगे, यही दो ही ऑप्शन है।
वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, वी क्रॉस बी करो, थंब गया इधर तो लेफ्ट में गया ऊपर की तरफ। भाई जो लोग ऑनलाइन है वो कर पा रहे हैं क्या? यस सर। अगर लेफ्ट हैंड रूल से करें तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड वाला फिंगर आउटवर्ड है और वेलोसिटी वाला फिंगर ऐसे टेढ़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो थंब जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे मैच करते हुए देखो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और वेलोसिटी वाला फिंगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो थंब गया इधर, दिखा गया? तो दूसरा वाला नहीं आया। जो हाँ हाँ जी बोलो। तो दूसरा वाला नहीं आया। ये वाला? यस सर। हाँ तो इसमें भी देख लो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर और वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी, ये जो एरो बना है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का एरो है, लेकिन ये वाला फिंगर वेलोसिटी का फिंगर और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड वाले फिंगर को अंदर की तरफ रखा और वेलोसिटी वाला फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखा, तो थंब देखो किधर जा रहा है, ये ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? यस सर। ये लेफ्ट हैंड रूल है, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल की चिंता क्यों कर रहे हो? वेलोसिटी, वेलोसिटी जिधर दिख रहा है पाम को उसी तरह बहा दो और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उस तरफ मोड़ दो, तो ये पाम गया और अंदर की तरफ मोड़ना है, ये थंब गया, तो उल्टा क्यों नहीं वो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता तो फिर इधर इधर मोड़ने से कुछ नहीं होता, तो फिर मैं पाम को ऐसे पलट देता, फिर ऐसे मोड़ देता, समझ गए क्या? मतलब ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ देता, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अभी इसमें वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थंब घुमाया ऐसे आ गया राइट हैंड। क्या हो गया है? एक और, अभी अभी बहुत आएगा, अभी बहुत भरा हुआ है चैप्टर, क्या बात कर रहा हूं? हाँ एक तो मक्खी बहुत। वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा हो जाएगा 0, फोर्स भी हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है और पार्टिकल भी एक्स में फेंक दिया तो फिर फोर्स लगेगा नहीं, तो पार्टिकल भी है, चल भी रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी नहीं हुआ था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज रख दिया तो चाहे चार्ज चलता हो या रुका हुआ हो फोर्स हमेशा लगेगा, और फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई। यहां पे चार्ज भी है, चल भी रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो भी जरूरी नहीं कि फोर्स लगे। इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देयर विल नॉट बी एनी फोर्स, साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी फिर कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों? फोर्स नहीं लग रहा, तो फेंक दिया पार्टिकल, बोलेगा पार्टिकल किधर जाएगा? बोलो जैसा चल रहा है वैसे ही, तो देखना पड़ता है सवाल में। हाँ गिरा दो सब, फोटो भी बना हुआ है, समझ गए क्या? 40 आगे बढ़े। अब यहां पे जो बात कर रहे, देखो पिछला वाला में देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला पिछले में जब फोर्स का फॉर्मूला लिखा तो ये लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी। अगर बदल रहा है तो एक जगह बी अलग होगा, दूसरी जगह अलग होगा, तीसरी जगह अलग होगा, मतलब चार्ज जब यहां से वहां पहुंचेगा तो बी का वैल्यू बदल सकता है। अभी जो एग्जाम्पल कर रहा हूं उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म वाला है, किसने बनाया है? चलते हुए चार्ज ने बनाया क्या? पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है किसी मैग्नेट का, वायर का, किसी का भी, लेकिन यूनिफॉर्म है, तो मे बी सोलेनॉइड के अंदर की जगह हो सकती है, समझ गए क्या? क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, डिस्टेंस पे चेंज। ऐसे ही लॉन्ग शीट, अभी इनफाइनाइट शीट में करंट पर यूनिट विड्थ के था, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे? म्यू नॉट के बाई 2। उस केस में भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट के बाई 2 डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, वहां पर भी ये वाले एग्जाम्पल किए जा सकते। कौन से वाले? जिसमें चार्ज को हम फेंकेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड में,
लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी कैसे फेंका है, परपेंडिकुलर, थीटा 90 हो गया, फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, करेक्ट है क्या? लेकिन इसको समझना, सिचुएशन ये है कि चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही फोटो दिखेगा आपको। ये जो वेलोसिटी v है ये इसी प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर की तरफ है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है, कितना एंगल हो गया? अगर मैं वेलोसिटी इधर दे दूं तो कितना एंगल हो जाएगा? अभी भी 90 है, समझ रहे हो? कोई भी एरो इस प्लेन में बना दूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर, समझे गया? तो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में कोई भी वेलोसिटी दे दें इसके परपेंडिकुलर प्लेन में तो वो हमेशा 90 डिग्री है, ठीक है? तो फोटो थोड़ा समझ लेना क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल में यही फोटो थोड़े थोड़े बदल जाते हैं, ठीक है? अभी अभी के फोटो के हिसाब से बताओ फोर्स किधर लगेगा? बहुत सही बोल रहे हैं, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है? अब ये फोर्स देखिए, क्या ऐसा लग रहा है कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? क्योंकि फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से बना है और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, आप ध्यान से सुनना क्योंकि अब इसके मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, QVB sin 90, हमने लिख दिया QVB। लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता था? हाँ, जब गोल घूमता है मतलब सर्कुलर मोशन होता था। कभी भी पार्टिकल पे फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो ऐसे फोर्स का एक स्पेशल नाम है, फोर्स एक्ट्स एज, बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका काम क्या है? हाँ, टू चेंज ओनली, हाँ बहुत सही बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये मैग्नीट्यूड चेंज। तो अभी इस समय वेलोसिटी राइट में है और तुमने बोला फोर्स ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी राइट में यानी पार्टिकल राइट में चलना जैसे स्टार्ट करेगा धक्का ऊपर की तरफ लगेगा तो किधर मुड़ने लगेगा? ऊपर की तरफ मुड़ेगा। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल मुड़ के यहां पहुंच गया लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो यहां भी किस वेलोसिटी से ही चल रहा होगा? इसी v वैल्यू से ही चल रहा होगा। उस समय भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो फिर से फोर्स धक्का देगा पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो फोर्स धक्का देता रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो कैसा मोशन होने लगेगा? हो सकता है रेडियस बदल जाए बार बार, हो सकता है जलेबी बन जाए। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू चेंज तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला QVB है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि एक फिक्स रेडियस का सर्कल बनेगा, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स। और बताओ सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जरा चेक करते हैं। फोर्स लग गया, पार्टिकल थोड़ा घूम के यहां पहुंचा और फिर ऐसे ही फोर्स लगातार लगता रहेगा तो बहुत डिजाइन बनाया आज ना, गजब हो गई। हाँ, ध्यान से नहीं देखना, थोड़ी देर में हिप्नोटाइज हो जाओगे। है ऑगी में देखा होगा, साइंस का 90% ज्ञान बच्चों को ऑगी और डोरेमोन से, शिनचैन में भी आता है, डोरेमोन में ज्यादा ज्ञान आता है। हाँ, और फिनियस फॉर्ब्स में भी बहुत होता है। हाँ, लेकिन वो तो काफी सीरियस साइंस होती है उसमें। हाँ, तो ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। सर्कल में जो भी पूछने लायक बातें हैं वो 3 बातें अभी हम लोग लिखेंगे और सर्कल की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर्कल के लिए 2 कंडीशन आपने याद करनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दूसरा वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ठीक है? इनिशियल पॉइंट पे जैसे ही परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और मैंने वेलोसिटी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दे दी, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है? तो मुझे वाईजेड प्लेन में ही पार्टिकल को फेंकना पड़ेगा, वाई एक्सिस में फेंक सकते हैं,
जेड में फेंक सकते हैं, वाई जेड के बीच में कहीं भी फेंक सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो इसी प्लेन में पार्टिकल सर्कल बनाएगा। किस प्लेन में? एक्स एक्सिस के। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में हुआ तो, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो एक्स जेड प्लेन में सर्कल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखते ही हमें पता चल जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कि सर्कल किस प्लेन में आएगा। जैसे यहां इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर्कल इसी प्लेन में, समझ गए ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। इमेजिन हो पा रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड जिस लाइन में होगी उस लाइन के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन बनाओगे, उसी में सर्कल आपको दिखेगा। ठीक है, ये बात पकड़ लिया। अब यहां पे फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला लिख देते, क्यू वी बी, साइन थीटा की जगह 90 हो गया, उसको किसके इक्वल कर दिया? तो आर का वैल्यू, आर ऊपर भेज देते हैं, वी काट के नीचे भेज देते हैं, एम वी बाय। अब इसी फॉर्मूला, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेईई मेंस के हर पेपर में ये सवाल आया। ठीक है, क्या पूछते हैं? अलग अलग मास दे देंगे, 2-3 पार्टिकल का, अलग अलग चार्ज दे देंगे, बोलेंगे इसका रेडियस और इसके रेडियस का रेशियो बता दो। समझ गए कितना झंडू सवाल है? ठीक है, देखो, और नीट में भी आता है ये, एम वी बाई क्यू बी। एम वी की जगह मोमेंटम लिख सकते हैं क्या? मोमेंटम की जगह 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं। हाँ, मोमेंटम p स्क्वायर बाय 2m इस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कभी सुने हो? तो मोमेंटम का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2m ऊपर भेज देंगे, फिर रूट लगा देंगे, वही लगाया है, याद हो गया? ये काइनेटिक एनर्जी मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए है, तो हम इसको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो इसको Q इंटू डेल्टा वी लिख रहा हूं, और ध्यान देना डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसको तुम समझना, किसी ने बोला एक चार्ज को 100 वोल्ट पे एक्सेलरेट करके मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, तो चार्ज को 100 वोल्ट पे एक्सेलरेट करने का मतलब है कि मैंने उसको छोड़ दिया एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पर एक पॉइंट 100 वोल्ट का था और दूसरा पॉइंट 0 वोल्ट का था, और चार्ज को छोड़ने से वो कहां से कहां मूव करता है? हायर से। ठीक है, जब वो 100 वोल्ट पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू 100 थी। आपको पोटेंशियल और चार्ज मल्टीप्लाई करते तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, ऐसा कुछ याद आया? फिर वो चार्ज जब 0 वोल्ट पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू 0 हो गई। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? Q इंटू 100 से Q इंटू 0, कितना लॉस हुआ? Q इंटू 100। और वो जो लॉस है वो किसमें गेन हो गया? तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहां से आई? पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को मल्टीप्लाई करो तो काइनेटिक एनर्जी का गेन आ गया। तो सवाल समझ गए? अब एक्सेलरेट करते कैसे हैं? हम एक कैपेसिटर के प्लेट लगाते हैं, और कैपेसिटर पे मैंने 100 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो प्लेट्स के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? इसका एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट के बाजू में एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, तो वो अपने आप किधर भागेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव प्लेट टकराने से पहले उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगा, वो प्लेट सडनली हटा के हम कहा क्या लगा देंगे आगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाएगा। समझ गए? एक्सेलरेट किया, प्लेट हटा दिया, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया। अब ये चार्ज के पास वेलोसिटी कहां से आई? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को Q से मल्टीप्लाई करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। समझ गए क्या? तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का दिया हो सकता है। एक टर्म और लिख रहे हैं, 1 2 3 4 कन्वर्टेड फॉर्मूला दिख रहे हैं। एक और देखो, कभी आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का नाम सुना है? So lambda is h by t. दुबई 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 बोलते हैं उसको, डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसका फॉर्मूला h बाय मोमेंटम होता है, ये सुना है? ठीक है, मोमेंटम का वैल्यू अगर इसमें से निकालें तो h बाय लैम्डा डी लिख सकते हैं।
यहां पे वही लिख रहा हूं, तो रेडियस का फॉर्मूला h/qb इंटू हमारे सिलेबस में डी ब्रोगली मतलब फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप, मॉडर्न फिजिक्स में ये सब आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले आपको पढ़ाया गया होगा, जिससे थोड़ी फोटोन की समझ आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेंगे तो तुम बोलोगे ओ फोटोन निकला, फोटोन निकला। वो फोटोन के वेवलेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, लेकिन जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। पार्टिकल के पास कोई वेव होता नहीं, लेकिन हमारे नेचर में पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह। कैसे पता चलेगा? पार्टिकल को वहीं यूज करो जहां पे वेव को यूज किया था, तो पार्टिकल वही फिनोमेना दिखाने लगता है जो वेव दिखा रहे थे। जैसे कि ऐसे ऐसे तो पार्टिकल मोशन है भाई। जैसे कि आपने वैसा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन सुना है कभी? डिफ्रैक्शन क्या होता है? वो तो रिफ्रैक्शन, हाँ, टकराना और बेंड हो जाना। लाइट रे टकरा के बेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे हमको पता है कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो अगर उधर से लाइट भी मारी है, मैंने हाथ लगा दिया तो टकराएगी और पीछे शैडो बन जाएगा। लाइट रे पीछे नहीं जाएगी, तुम ब्लॉक कर दो उसको। लेकिन सबके साथ ऐसा होता नहीं, सारी लाइट रे के साथ ऐसा होता नहीं। यानी कि जितना वेवलेंथ कम होता है लाइट रे का, उतना आराम से फैल जाती है। जितना उल्टा बोल दिया, जितना वेवलेंथ ज्यादा होता है। जैसे आपने कभी देखा कि थोड़ा भी, जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के पीछे खड़े हो जाए और उधर से सनराइज हुआ, बिल्डिंग के ठीक पीछे है, तो बिल्डिंग की शैडो आपके ऊपर आ रही है और सन रेज आपके पास नहीं आ रही। तुम कह रहे हो सामने बिल्डिंग है इसीलिए तो नहीं आ रही, शैडो में खड़े हैं हम, ऐसे होता है ना। लेकिन तुम्हारा मोबाइल फोन आ गया और मोबाइल बजा तो तुमने उठा लिया। अब मोबाइल फोन का सिग्नल चाहे टावर उसके बिल्डिंग के पीछे था, वहां से आ जाता तुम्हारे पास। समझ रहे हो? क्योंकि मोबाइल जो सिग्नल भेज रहे हैं वो भी लाइट की तरह ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन वो सिग्नल बिल्डिंग से टकरा के बेंड होके चारों तरफ भागते हैं और आप तक पहुंच जाते हैं। और कुछ लाइट रे आप तक नहीं पहुंच पा रही। वो डिपेंड करता है वो लाइट रे का वेवलेंथ कितना और किसका वेवलेंथ। आपको पता है ना, जैसे रेडियो बेसमेंट में भी सुनाई देता है, जबकि रेडियो को रिसीव होने वाली वेव भी लाइट की तरह ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बेसमेंट में लाइट कोई नहीं आ रही होती, बेसमेंट में वैसे अंधेरा है, और रेडियो ऑन करेंगे तो चल रहा है। बहुत ही गड्ढे में नहीं घुस जाओ तो नॉर्मल -1 पे, समझे क्या? बेसमेंट में। तो इस कहानी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। मैंने इसलिए बोला कि डिफ्रैक्शन में लाइट रे को यूज करते हैं, तो अगर तुम लाइट रे की जगह पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज करो तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही फैलते हैं जैसे लाइट। बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, वो हम देखेंगे आगे। अच्छा मामला है। चलिए, ये रेडियस के फॉर्मूले सारे हो गए। अब सर यूज कौन सा करना, 4-5 लिखा दिए, हम तो कंफ्यूज हो गए। सवाल में लिखा रहेगा, जैसे कंपैरिजन के लिए क्या बोलेगा, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल सुना है कभी? क्या होता है? हाँ, हीलियम को गंजा कर दो, क्या बन जाएगा? तो उसके इलेक्ट्रॉन 2 है, निकाल के फेंक दीजिए। प्रोटॉन कहां से लाओगे? प्रोटॉन हाइड्रोजन को गंजा कर दो, क्या हो गया? प्रोटॉन। समझ गए क्या? प्रोटॉन मार्केट में मिलता है क्या? अलग से थोड़े मिल रहा है। क्या करोगे? गर्म करो ना हाइड्रोजन गैस को, उसके इलेक्ट्रॉन गर्मी पाके निकल लेंगे, आयनाइज हो गया, क्या बन गया? प्रोटॉन। अकेला हाइड्रोजन न्यूक्लियस चल रहा हो, प्रोटॉन है, और हीलियम न्यूक्लियस के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो अल्फा पार्टिकल है। तो ऐसे 2 पार्टिकल्स हमारे पास हैं। तो प्रोटॉन और अल्फा दोनों को सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, बोला रेडियस का रेशियो बताओ। तो अल्फा लिखोगे तो ये मास 4m हो जाएगा और चार्ज 2q हो जाएगा, लेकिन बोल रहा वेलोसिटी सेम है, तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, m/q का रेशियो ले लोगे। समझ गए क्या? लेकिन बोल रहा दोनों को सेम मोमेंटम से फेंक दिया। आप देखो कहानी क्या है, मोमेंटम बोल दिया तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला, अब मास देखना ही नहीं है।
अब मोमेंटम सेम बोल दिया तो केवल किसके रिलेशन से आएगा, चार्ज अलग है, मोमेंटम सेम कर दिया, समझे क्या। फिर बोल दिया दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंक दिया तो समझ गए। तो क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे कि गिवन वैल्यू कौन सी है। किसी ने बोला 100 वोल्ट की बैटरी से एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा और 200 वोल्ट की बैटरी से हीलियम को एक्सेलरेट करा, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करा और दोनों को मैग्नेटिक सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, तो बताइए किस रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो आप देखेंगे यहां पे रेडियस में प्रोटॉन लिखेंगे तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का पोटेंशियल डिफरेंस, जब अल्फा लिखेंगे तो अल्फा का मास, समझ गए ना। तो क्या वैल्यू दिया उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो अपने आप आपको 4-5 रिजल्ट में आएगा, लेकिन ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हमने दे दिया। अभी 1-2 सवाल कर लेंगे। चलो भाई हो गया। टाइम पीरियड, कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूमे तो कितना रास्ता चलता है एक राउंड में, तो टाइम पीरियड हो गया बाय वी। कुछ समझे गया, बहुत मुश्किल लिख दिया लग रहा। आर का फॉर्मूला क्या था, एक पहले तो यही याद रखना होता है, एम वी बाई क्यू बी। इसको अभी याद करना है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी यहां रख दिया, वी कट गया, टी का वैल्यू क्या आया। अगर फ्रीक्वेंसी पूछोगे इसका उल्टा बोल देंगे, इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड भी हो सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड, ओमेगा का वैल्यू, इसको ना 2 पाई बाई टी करना होता है, 2 पाई बाई टी यहां रखो, 2 पाई कट जाएगा, क्यू बी बाय, तो मतलब चार्ज जो घूम रहा है इसके घूमने का एंगुलर स्पीड भी हो गया, लेकिन घूमने में जो कंप्लीट सर्कल बनाने का टाइम पीरियड को टी कह रहे हैं, 2 पाई एम बाई क्यू बी। 2 पाई एम बाई क्यू बी घूमने के लिए सेंटर पे कितना एंगल घुमा रहा है, अरे 2 पाई डिग्रीज में नहीं बोलते हम, बोलो 2 पाई। मैंने एक चीज बोली, आपने ध्यान दी क्या, यहाँ पे क्या लिखा है और कितना एंगल घूमा है, कनेक्शन बनाया क्या, कितना घूमा और कितना लिखा है यहाँ, अगर आधा घूमेगा तो, और 60 डिग्री घूमेगा तो यहाँ 60 डिग्री, समझ रहे हैं, इतना ही सिंपल है। जितना एंगल कोई बोलता है इधर से 60 डिग्री घूमने का टाइम बोलो तो पाई बाई 3 डाल दो, 2 पाई हटा के आंसर आ गया। चलिए एक सवाल करते हैं, लिखा हुआ है कि प्रोटॉन और 1H2 ड्यूट्रॉन और 2He4 आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी in same magnetic field, find ratio of radii of, चलो 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों का रेडियस अलग अलग होगा, उनका रेशियो बताना है, काइनेटिक एनर्जी सेम दे दिया है तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म भी कट जाएगा। तो रेडियस के फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, अब इसमें क्या अलग है, के और बी तो सेम है, तो रेडियस का फॉर्मूला प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू है। तो पहला मिलेंगे तो पहले वाले का एम और क्यू लिख देते, दूसरे के लिए दूसरे का, तीसरे के लिए तीसरे का, आंसर आ जाएगा। तो पहला है 1H1, 1H1 का मतलब है चार्ज भी 1 है, मास भी 1 है, तो लिख दिया 1/1 का रूट, ये पहला हो गया, इस 2। आगे बोलो 1H2 मास कितना हो गया, डबल हो गया, लेकिन चार्ज 1 ही रहेगा, समझ गए क्या। तो यहां लिख दिया, अरे ये क्यू बाहर है, सॉरी सॉरी, अरे थोड़ा आगे चला गया था, ऐसा क्या है, घबराओ नहीं, ये आ गया। और तीसरे में 2He4 है भाई, मास कितना है 4 है, चार्ज कितना है
2 है। ये जो नीचे लिखा है यही एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन का नंबर चार्ज होता है और मास नंबर ऊपर होता है, वो तो मास नंबर 4 है, तो मास ऊपर नीचे चार्ज नंबर। तो आंसर क्या आया? 1:√2:1। ऐसे नॉर्मली ऐसे ही सवाल होते हैं, बोले एक को V1 वोल्टेज पे एक्सेलरेट कर दिया, दूसरे को V2 पे कर दिया, एक का चार्ज Q1 है, मास M1, दूसरे का रेशियो बताओ। आप रखो फॉर्मूला, रेशियो निकालो, कर पाओगे? हाँ। अभी टाइम है भाई, 15 मिनट है। चलो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ उसके आगे होमवर्क है सारे ना, लास्ट ही है ये। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत ही जल्दी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? कैसे पता चलता है किधर है? कैसे पता चला आई कैप है? पढ़ लेते हो ना, इसमें भी कंफ्यूजन चल रहा था। आई कैप लगा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो पार्टिकल सर्कल किस प्लेन में बनाएगा? बहुत बढ़िया, वाईजेड। वाईजेड प्लेन का सर्कल बनना है तो वाईजेड एक्सिस पहले ड्रॉ होगी, क्योंकि सर्कल बनाना है हमें, एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं, समझ गए क्या? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल होगा, ये पता चल गया, तो वाई और जेड एक्सिस पहले बना देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है सर्कल का कोऑर्डिनेट बताना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमते घूमते सर्कल के किसी रास्ते पे कहीं पर पहुंचेगा बीच में, हमें उसी का कोऑर्डिनेट पकड़ना है, लेकिन सर्कल बना के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, पार्टिकल इनिशियली कहां पे है? ओरिजिन पे है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस में है। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, तो इसमें देखते जाना कैसे हो रहा है सॉल्व, है ना। ये देखो, ये वाईजेड प्लेन बना दिया, समझे? वाईजेड ही क्यों बनाया? पार्टिकल कहां पे बना देंगे? इनिशियली कहां पे है? तो इनिशियल पोजीशन वाई एक्सिस के तरफ वेलोसिटी, और पार्टिकल को ओरिजिन पे बना देंगे। देखो वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दिया, ये अंदर की तरफ क्यों है? ये कैसे पता चला एक्स एक्सिस अंदर है? बाहर भी तो हो सकता था, नहीं हो तो सकता था बाहर भी। भाई एक्स में लिया है, नहीं मान लो ये नहीं दिखता तो तुम कैसे बताते आई? मतलब ये तो वैसे ही हो गया ना, मुर्गी अंडे ज्यादा टाइप का। सर मैग्नेटिक फील्ड दिया है आई कैप में और देखो बना हुआ है, तो अंदर ही होगा आई कैप। तो तुमको कैसे पता? सर बना हुआ है इसलिए। तो क्यों बनाया? सर इसलिए क्योंकि दिया है। हाँ क्योंकि ये वाईजेड प्लेन है तो एक्स एक्सिस किधर हो सकता है? दोनों साइड हो सकता है, तो अंदर ही क्यों बनाया फिर? हमारी मर्जी नहीं है। नहीं तो हमें कैसे पता प्लस आई कैप बाहर अंदर है कि बाहर है? हाँ क्योंकि वाई और जेड का डायरेक्शन, हाँ राइट हैंड रूल लगाते तो आता है। ये आपने सुना होगा कि ये देखो, ये सामने जो वाई जेड डायरेक्शन दिया है उसमें वाई ऊपर ले लिया और जेड इधर ले लिया। भाई ऐसा कोई रूल है क्या कि वाई ऊपर जेड इधर ही लेना होता है? वाई इधर लेते जेड उधर लेते, वो भी रूल कोई फिक्स नहीं है, समझे क्या? तो जब भी वाई और जेड आपने बना दिया, आपको वाई जेड प्लेन बनाना था, तो उसमें भी कोई रूल है क्या कि वाई इधर बनाना होता है जेड उधर बनाना होता? कोई रूल नहीं है। इस फोटो में वाई और जेड ऐसे बना हुआ है, किसी दूसरे मतलब आप अगर ड्रॉ करेंगे सवाल तो इसको रट के जाएंगे क्या कि जेड इधर बनाना था? तो तुम वाई जेड तुम ऐसे भी तो बना सकते हो, ऐसे भी तो ये वाई ले लिया ये जेड ले लिया, इसमें क्या है? तो आपने जो वाई और जेड लिया उसमें वाई से जेड का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप देता है, जे क्रॉस के इज आई। तो राइट हैंड जे से के घुमाए तो जो थंब होता है वो आई कैप होता है। यहां पे जे से के की तरफ घुमाए तो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस क्रॉस करके अंदर दिखाए, समझे क्या? समझे क्या भाई? ऐसे थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड तो बना बना नहीं है, ये तो सब हम फोटो बना रहे, तो हमने पता लगा लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। अब मुझे बताओ वेलोसिटी किधर है? वाई एक्सिस में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट इनिशियल इंस्टेंट?
फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इसी इंस्टेंट पे? वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो तुम V क्रॉस B करोगे तो थंब लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा। दूसरा तरीका अपना फ्लेमिंग वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर है, थंब लेफ्ट की तरफ चला गया। बनाओ, बन रहा है? हाँ हाँ हाँ, आज बांध लेना। हाँ, अलग अलग क्यों भाई स्पेस है? हाँ, राइट हैंड रूल लगाओ ना, बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो फोर्स इधर लग रहा है, जिस तरफ फोर्स लगता है सर्कल में पार्टिकल उसी एंड पे मुड़ता है। या आप बोल दो जिधर फोर्स है, फोर्स क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए सेंटर ऑफ सर्कल उसी फोर्स के डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट में, राइट में, यानी कि सेंटर किधर होगा? लेफ्ट में कि राइट में? तो सेंटर अगर लेफ्ट में होगा तो पार्टिकल सेंटर के चारों तरफ घूमेगा, ओरिजिन के चारों तरफ नहीं। सेंटर यहां कहीं आ गया तो इसी के चारों तरफ घूमेगा पार्टिकल। दिखे? ऐसे दिखेगा, समझ गए? लेफ्ट की तरफ घूम गया, सेंटर कहीं बीच में लिख दिया यहां, तो यहां से सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आर का फॉर्मूला क्या होता है? समझ गए क्या? ये रख दिया वैल्यू, mv/qb आ गया। फिर ये पार्टिकल किस स्पीड से, किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा उसको ओमेगा कहते हैं, उसका वैल्यू qb/m। आप फॉर्मूले थोड़ा याद कर लेना, मैंने लिखा दी 3-4। qb/m है। तो ये बताओ, क्वेश्चन पूछा है कोऑर्डिनेट एट टाइम t पता लगाना है। देखते जाना, फोटो सारा बना हुआ है। तो पार्टिकल यहां से चला और किसी भी टाइम t पे रोक दिया, और टाइम t तक पार्टिकल ओमेगा से कितना एंगल घूम गया? आपको ये समझ में आया? अच्छा, ओमेगा टी से घूम के ओरिजिन से उठ के कहीं और आ गया। अब ये किस प्लेन में घूम रहा है? ये वाईजेड प्लेन में घूमेगा, तो इसके कौन से कोऑर्डिनेट पर डिस्प्लेसमेंट होगा? वाई में होगा और जेड में होगा। अब ये पार्टिकल जहां है उसमें अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन का लेंथ निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया, और ये वाला लेंथ निकालेंगे तो ओरिजिन पे था ना भाई, ओरिजिन से यहां पहुंच गया, तो या तो जेड में खिसक गया, वाई में खिसक गया। तो सवाल में यही दो वैल्यूज चाहिए। तो आप अगर वो रेडियस आर देख लो, तो इतना लेंथ आपको दिख रहा है, ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ये रेडियस आर है। तो ये वाला लेंथ को क्या लिखोगे? आर साइन थीटा। इस लेंथ को क्या लिखोगे? थीटा की जगह क्या लिखोगे? देखो वही लिखा हुआ है, आर कॉस थीटा दिखा। तो ये आगे वाला लेंथ कितना बचा? ये वाला, ठीक है, और आर साइन थीटा दिखा। तो वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख देंगे, और जेड एक्सिस के लिए? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सवाल में पूछा जाए तो क्या लिख देंगे? अरे लल्लू, कैसे पता चला माइनस लिखना है? तो उतना मेहनत किया ही उसीलिए है कि पता चले उधर घूम गया कि इधर घूम गया, समझे क्या? मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हमने पता लगाया ना कि इधर घूम गया, इधर घूम गया, तो माइनस जेड एक्सिस हो गया। अगर इधर घूमता तो प्लस के कैप होता। तो ये मेहनत इसीलिए की गई है कि हमको ये माइनस के प्लस के भी पता चले, वाई एक्सिस भी पता चले, वाई जेड प्लेन में मोशन हो रहा है तो वाई और जेड ही निकालना है, ठीक है? सेम क्वेश्चन आगे भी है, लेकिन ये ड्रॉन भी है तो मैं इसको हटा दूंगा। होमवर्क समझ गए? चलो इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। कितने डीबीबी थे? डीबीबी का मतलब डेली, मतलब एक दिन में एक होना चाहिए ना, मंथली है। टाइम कितना लग रहा है ये इंपॉर्टेंट क्या है? 10 घंटे में भी हो, क्या हुआ? शुरुआत में टाइम ज्यादा लगेगा, फॉर्मूले याद ही नहीं रहते ना। चलो भागो, ये क्लास में किया है, क्लास में किया देखो ना।